Welcome friends, the new Keynesian model. Before starting this, I would urge you कि आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होगा इसमें in case you still haven't. आइए शुरू करते हैं. It explains rigidity in prices and wages as constraint with self-interest of firms and workers, all of which are assumed to have a rational expectation. तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल बेसिस पर फर्म्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जाते हैं, वर्कर्स अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए जाते हैं, विच इज़ गुड एट माइक्रो लेवल, लेकिन ये कैसे मैक्रो लेवल पर एडवर्स इफेक्ट्स डालता है, तो कैसे वो भी हम आपको दिखाते हैं बच्चों. दिस अप्रोच बोरोज द कंसेप्ट ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा. इट ऑल्सो बोरोज दैट फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड वर्कर्स देयर यूटिलिटी फ्रॉम माइक्रो. The achievement of new Keynesian economics is to show how firms and workers make choices that maximizes business profit and worker well-being at micro level, beta, but have adverse social consequences at macro level. तो अगर मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, फर्म्स अपने लिए अपना बेस्ट डिसीजन ले रहा है, how it can be negative for society at large. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है तो सोसाइटी का तो अपने आप बेस्ट हो जाना चाहिए. वेल आई एम अफ्रेड इस थ्योरी में आप ये सीखेंगे कि ऐसा नहीं है. Two distinctions are important in this model. First is between wage setting in labor market and price setting in product market. तो क्योंकि वेज सेटिंग इन लेबर मार्केट है, ये क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स की यूटिलिटी अपनी मैक्सिमाइज की बात हो रही है, और प्राइस सेटिंग इन प्रोडक्ट मार्केट ऑब्वियसली वहाँ पे फर्म्स की बात हो रही है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे. सेकंड इज बिटवीन नॉमिनल एंड रियल रिजिडिटी. तो अभी इसकी डिटेलिंग भी बताता हूँ बेटा आपको. A nominal rigidity is a factor that shows the flexibility of nominal price due to some factors such as menu cost and staggered contracts. Such factors make it costly for firms to change the nominal price or wages. कई बार क्या होता है बेटा, आप सपोज डिमांड शॉक आ गया, डिमांड गिर गई आपके प्रोडक्ट की, तो कायदे से आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, लेकिन लोग नहीं कर पाते प्राइस कम, फर्म्स कम नहीं कर पाती प्राइस. तो बच्चा कहता है ऐसा क्या, कैसे पॉसिबल है. बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन दो प्राइमरी रीज़न है. पहला मेन्यू कॉस्ट. कई बार क्या होता है बेटा, अब ऑब्वियसली डिमांड कम हो गई है मेरी, तो मुझे प्राइस कम करना चाहिए, लेकिन नया कैटलॉग छापना, नया मेन्यू छापना, उसके बड़े प्राइस लग जाते हैं, मेटाफोरिकली, राइट. और कई बार क्या होता है, हमने अपने लेबर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो हमने वेजेस तो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर दिए हैं. तो बेटा अनलेस एंड अनटिल मैं वेजेस कट ना करूं तो प्राइस कम तभी कर पाऊंगा ना. वेजेस मैं पूरे दूं, फिर प्राइस अगर कट कर दूं तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा. इसलिए राजे आप ये देखते हो कि प्राइसेस, मार्केट की डिमांड है कि प्राइस गिरे या बढ़े, यानी चेंज हो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द केस, लेकिन चाह कर भी हम एज अ फर्म नहीं कर पाते. A real rigidity is a factor that makes firms reluctant to change in real wage, the relative wage or the relative price. तो real wage की बात वही क्या है, W/P. अब एक बात बताओ, अगर आप P चेंज करोगे तो W भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, टू कीप रियल वेज कांस्टेंट. वही जो मैंने अभी बताया, आप अगर प्राइस कम कर रहे हो, वेज कम करना ही पड़ेगा साथ में. आप सोचो वेज कम करे बिना प्राइस कम कर दो तो एक तो आपको घाटा, दूसरा उसका रियल वेज बढ़ जाएगा आपके वर्कर का, क्योंकि प्राइस कम है, वेज आप उतना ही दे रहे हो. सो इट डजेंट फिट वेल, राइट. तो वाई स्मॉल नॉमिनल रिजिडिटी हैव लार्ज मैक्रो इफेक्ट. तो बच्चा कहता है यार ये तो बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं, इससे क्या पूरी मैक्रो इफेक्ट तुम ले आओगे, इतना कौन सा मेजर बात हो गई. बताते हैं बेटा. दिस शोज हाउ रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन बाय बिजनेस फर्म्स मे हैव एडवर्स कंसिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी. तो आइए, पहला है प्राइस सेटिंग बाय मोनोपोलिस्टिक फर्म. मेरे बच्चों आपको यहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट नहीं एज्यूम करनी, इम्परफेक्ट मार्केट एज्यूम करनी है. The new Keynesian approach assumes that small menu cost will deter imperfectly competitive firms from constantly changing their prices and shows that menu costs do not have to be large to explain price stickiness. ऐसा नहीं है कि आपके प्राइस चेंज जो है या मेन्यू कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए टू डिटर द फर्म्स टू गो फॉर द चेंज. सिंपल बात क्या है अभी आपको दिखाते हैं, ध्यान देना. बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है इसके पीछे. अब इम्परफेक्ट है तो आपको पता है ARMR डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी ARMR डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये दोनों सेम पैनल है. इस जस्ट दैट यहाँ कंज्यूमर सरप्लस और प्रॉफिट दिखाया हुआ है. और अब तो तुम माइक्रो का भी पेपर दे चुके हो, मोनोपोली याद होगा, कंज्यूमर सरप्लस प्रॉफिट उसमें भी सिखाया था तुम्हें यार. चलो, इन द लेफ्ट फ्रेम ये वाला वी हैव ओरिजिनल ARMR विद कॉन्स्टेंट MC, PO इज द प्राइस, P नॉट रादर, एंड Y नॉट इज़ द आउटपुट. इन द राइट फ्रेम सेम चीज़ है, कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है ये ट्राइंगल हो गया, व्हाट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, और ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया उसका प्रॉफिट.
सो राइट फ्रेम शोज बिजनेस प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सरप्लस, रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम, लाइक पी नॉट, वाई नॉट, सी नॉट, सब सेम है। तो बच्चा कहता है भाई साहब शो क्या करना चाहते हो इससे? तो मैं बताता हूँ ना क्या शो करना चाहता हूँ। सपोज आपके ऊपर एडवर्स डिमांड शॉक आया, अब देखो इसकी शक्ल कैसे चेंज हो जाएगी। कम ऑन सी द मैजिक। तो ये नॉर्मल, अब एम आर नहीं बना रहा क्योंकि क्लमजी हो जाएगा डायग्राम, ए आर से शो करेंगे। तो ये ए आर, ठीक है, यही सेम ए आर बनाया यहाँ पर। आपकी कॉस्ट जो है ना पहले ये वाली सी नॉट थी, इनिशियल एम सी। तो जस्ट इमेजिन ये वाला ए आर और ये वाला सी नॉट है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये आपका ए आर ओरिजिनल वाला, ये ओरिजिनल वाली सी नॉट। So in the left frame, a decline in demand shifts the demand curve down from the initial line to maintain fixed level of output Y naught. Price must fall from P naught to P1 and MC must fall to required MC. तो भाई ये था तुम्हारा इनिशियल डिमांड, ये था तुम्हारा कॉस्ट। तुम्हारी डिमांड कम हो गई, ये लो धड़ाम से नीचे आ गए, ठीक है। तो ये लेफ्टवर्ड आ गया, नीचे आ गया, है ना, डाउनवर्ड आ गया। तो जैसे ये डाउनवर्ड आया, अब अगर आपको सेम आउटपुट मेंटेन करना है, सेम आउटपुट मेंटेन करना है, तो इतना प्राइस रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो ए आर कर्व ही है, राइट। और आपकी कॉस्ट कम होनी पड़ेगी। वही जो रियल वेज मेंटेन अगर करना है तो वेजेस कम करे हुए कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कहता है टू डिसाइड वेदर और नॉट टू रिड्यूस प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल P1, द फर्म वेज द गेन इन प्रॉफिट। अब फर्म्स को फ़ायदा क्या होगा समझना। देखो जी, P नॉट से P1 जा रहे हो, हाँ जी जा रहे हैं, तो B मिला, A छूटा, हाँ सर, तो B माइनस A का गेन हुआ, ठीक है भाई, ठीक है। इफ़ द फर्म फेल टू कट प्राइस बिलो P नॉट, द लेवल ऑफ आउटपुट फॉल्स फ्रॉम Y टू Y1, क्योंकि इतना मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये इतना कम हो जाएगा। तो ये लॉस क्या है, B प्लस डी। तो काका गेन क्या हुआ था, B माइनस ए, लॉस क्या हो जाएगा, B प्लस डी। तो सोसाइटी का लॉस जो है D प्लस बी इज मोर देन B माइनस ए। सो बेसिक, अभी इस पर एक बार और भी आता हूँ। तो बेसिक चीज़ क्या है कि आप चाह कर भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि और अगर आप प्राइस नहीं चेंज करते हो तो आपका आउटपुट वाई नॉट से Y1 आना ही आना है। तो सोसाइटी को लॉस हो गया ना मेरा बच्चा। सोसाइटी इज गोना लूज दिस D प्लस बी, ठीक है, और Y नॉट से Y1 गिरने के बाद, और सोसाइटी इतना लूज करता है जबकि जो गेन हुआ होगा वो सिर्फ कितना हुआ होगा, B माइनस ए, राइट मेरा बच्चा। सो दैट इज वाई सोसाइटी सफर्स, बिकॉज फर्म इज अनेबल टू चेंज द प्राइस। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नैलिटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ स्टिकी मार्जिनल कॉस्ट, आइए बात करते हैं। A macroeconomic externality is a cost incurred by society as a result of a decision by an individual economic agent, either a worker or business firm. अभी पीछे यही तो हुआ भाई, बिजनेस फर्म ने तो डिसाइड करा मैं प्राइस चेंज नहीं करूँगा, सफ़र किसने किया, सोसाइटी ने, ठीक है। चले, in the case of air and water pollution, society is better off if the government reduces the output of polluting firm, for example by imposing a tax on smoke। वही वो याद करो, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सिमिलरली सोसाइटी वुड बी बेटर ऑफ इफ ऑल फर्म्स कट प्राइस टुगेदर। तो सबका प्राइस अगर कम हो जाता तो वही जो हम पीछे चाह रहे थे वो हो जाता। देयर फेलियर टू डू सो इवन दो सच प्राइस कट्स आर इन सोसाइटीज बेस्ट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन फेलियर, बिकॉज देयर इज नो गाइडिंग इनविजिबल हैंड टू रिटर्न टू द फर्म्स सम पोर्शन ऑफ द अमाउंट सोसाइटी एज अ होल वुड गेन इफ दे वर टू कट देयर प्राइसेस। अगर गवर्नमेंट इनको कह देती कि नहीं भाई तुम कर लो प्राइस कट, सोसाइटी का नुकसान मत करो, हम तुम्हें कंपनसेट कर देंगे, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट और फर्म्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन दैट सेंस कोऑर्डिनेशन फेलियर कहते हैं इसको। So the analysis of the figure assumes that MC declines instantly in proportion to the decline in demand. This is required to maintain output unchanged at the profit maximizing price. Now if we look at the left panel of the figure and consider the case in which MC does not decline and remain at MC naught, why it might happen? Well, contracts that fix wages, prices of material purchased from the supplier। वही मैंने उसको बोला, आपने पहले से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो भैया फिर आप कहाँ से चेंज कर लोगे वेज। So the most important implication is that with stickily rather, marginal cost, menu costs are not needed to explain how recessions occur. Any factor that prevents from cutting the price of material will tend to make marginal cost sticky, implying that E2 is the point that maximizes profit, not E1। बच्चा कहता है E2 कहाँ है, मैंने जान के नहीं बनाया ना, अब बनाऊंगा दिखाने के लिए, पहले ही बना देता तो कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पर है आपका E2 समवेयर हियर। तो बच्चा कहता है ये कैसा है, इसमें तो थोड़ा चेंज हुआ, हाँ जी बस थोड़ा ही चेंज हो सकता है, उतना चेंज नहीं हो सकता जितना आपका चाहिए इकोनॉमी को। आप कहोगे थोड़ा कैसे, थोड़ा ऐसे मेरा बच्चा, डिमांड बढ़ी है, रादर डिमांड कम हुई है ना तेरी, हाँ
तो तू अगर सेम ही प्राइस पूरा ही रखेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर भागेगा, तो तेरे को अपने थोड़े प्रॉफिट मार्जिन कम करने पड़ेंगे एज अ फर्म। लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी इतने आउटपुट मेंटेन करने के लिए कि प्राइस P1 तक जाए। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट हैपनिंग। आगे बढ़ते हैं जी, कोऑर्डिनेशन फेलियर एंड इंडेक्सेशन। तो कोऑर्डिनेशन फेलियर की अभी बात करी हमने। फ्रॉम द लास्ट टॉपिक वी सॉ फॉलोइंग अ नेगेटिव डिमांड शॉक आउटपुट मस्ट फॉल इफ MC डिक्लाइंस लेस देन MR। देयर आर टू रीजंस व्हाई फर्म्स मे रेशनली एक्सपेक्ट मार्जिनल कॉस्ट टू मूव डिफरेंटली देन MR। वेल MR मे मूव विद नॉमिनल डिमांड बट MC मे नॉट। अरे डिमांड बढ़ेगी माल बिकेगा तेरा, या डिमांड घटेगी माल कम घटेगा, तो तेरा TR में फ़र्क आएगा, TR में फ़र्क आएगा तो MR में फ़र्क आएगा बेटा। Because if a firm believe that its cost depends on many factor other than perceived level of aggregate nominal demand, लेकिन कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है ना, कॉस्ट खाली डिमांड पे अफेक्टेड नहीं है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, आपका सप्लायर कैसा है, लैग पीरियड कितना है। लैग पीरियड मतलब होता है जो तुम ऑर्डर दो रॉ मटेरियल कितनी देर में पहुंचे तुम्हारे पास। उसके बाद दूसरा रीजन, विद अ फिक्स एग्रीगेट नॉमिनल मनी डिमांड MC वुड ऑल्सो रिमेन फिक्स व्हाइल अ शिफ्ट इन डिमांड कुड रिड्यूस MR। अब आप बताओ, ये डायग्राम ही देख के बताओ ना यार, ये देखो कहाँ गया भाई, डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ चेंज हो गई। ये आपने इनिशियल MC को बोला है कि रिक्वायर्ड तक जाए, लेकिन ये तो सिर्फ उसके लिए ना कि इतने तक जाए, गया तो नहीं ना। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ डिमांड चेंज होएगी, AR चेंज होगा, MR अपने आप चेंज होगा, MC चेंज नहीं होगा उसके लेने देने से। सर आपने दिखाया तो है चेंज MC, अरे भाई मैंने दिखाया कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए इतना MC होना चाहिए। वो हुआ क्या, नहीं सर हो तो नहीं पाया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर डिमांड चेंज होगी तो MR तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। MC में नॉट चेंज, MC विल बी रिमेनिंग फिक्स अनलेस एंड अनटिल आप कुछ उसमें चेंजेस लाओ रियल वेज वगैरह में। इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड एब्सेंस ऑफ फुल इंडेक्सेशन। कहता है इनपुट आउटपुट मॉडल शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल बायर सप्लायर रिलेशन। ईच फर्म इज बोथ बायर एंड सेलर ड्यू टू लार्ज नंबर। अ टिपिकल फर्म हैज़ नो आइडिया ऑफ इट्स फुल सेट ऑफ सप्लायर। बिल्कुल, सपोज भाई तू गन्ने का जूस बेचता है, ठीक है, हाँ बेचता हूँ जी। गन्ने के जूस में क्या क्या चाहिए तेरे को, सर मेरे को गन्ने चाहिए, और क्या चाहिए, सर मशीन चाहिए, और क्या चाहिए, सर बिजली चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए, सर वो डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए, सर वो पतीला चाहिए जिसमें डालते हैं, और क्या चाहिए, सर बर्फ़ चाहिए, और क्या चाहिए, सर कोई लेबर भी चाहिए होगा जो मेरे को हाथ बटवा दे, अच्छा और क्या चाहिए, सर और क्या चाहिए होगा, सर वो एडवर्टीज़मेंट करूँगा उसके लिए पेंटर चाहिए, हाँ। तो बहुत सारी जगह से बाई कर रहा है ना तू, हाँ सर। अब सभी का तेरे को आइडिया है क्या, कौन कितने में बेच रहा है या कौन कैसे प्राइस को चेंज करेगा, नहीं सर वो तो नहीं है। तो वही प्रॉब्लम अब यहाँ पर आएगी, कैसे वो दिखाता हूँ। इनपुट आउटपुट अप्रोच प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल contribution to understand not just real price rigidity but also nominal rigidity. This approach emphasizes how high a fraction of firms' costs are attributable to suppliers of unknown identity, with some unknown fraction produced in foreign country under different AD condition. There is nothing to guarantee any confidence that supplier firms will adopt any aggregate indexation formula, for no single supplier acting alone has any incentive to do so. The rewards are too small and the penalties of acting alone are too great. For a firm's visibility depends on the relation of price to cost and not the price to nominal GDP. जब आपको पता ही नहीं है कि जिन फर्म्स के साथ आप रिलेट कर रहे हो हाउ आर दे गोना बिहेव, तो आप अपने सिंगल हैंडेडली आई डोंट थिंक सो यू गोना चेंज द प्राइस। लॉन्ग टर्म लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल वही होता है बेटा, बूम, रिसेशन। Long term labor contracts are agreement between firms and workers that set the level of nominal wage rate for a year or more. Characteristic क्या है, ये US से क्या माइंडेड। फॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मल ठीक है, तो फॉर्मल नहीं होना चाहिए भाई, फॉर्मल है ये, सॉरी। फॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड इन द यूनियन सेक्टर विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ लेबर फोर्स। इंडस्ट्रीज दैट आर हैविली यूनियनाइज, यूनियनाइज मतलब जो ट्रेड यूनियन वगैरह बने होते हैं। मच ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है ज़्यादा, और कुछ कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट में, और जो नॉन यूनियन है उसमें फास्ट फूड वगैरह, सर्विस, रिटेलिंग वगैरह है। कहता है बिहेवियर ऑफ वेज रेट इन द यूनियन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द 10% फिगर। आपको लग रहा होगा सिर्फ 10% ही तो है यूनियन वाले, ये क्या इफेक्ट डालेंगे बाकी 90% पर। कहता है बहुत डालेंगे। सजेस्ट सिंस द वेजेस दैट आर नेगोशिएटेड इन यूनियन सेक्टर इज इमिटेटेड बाय नॉन यूनियन सेक्टर। तो सपोज जहाँ पे यूनियन बनी हुई है उन्होंने कहा हमारे वेज 10% बढ़ाओ। सर को सपोज तुम्हारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स सब धरने पे बैठ गए कि जी हमारे 10% वेज बढ़ाओ, और अब क्योंकि ट्रेड यूनियन है उनके पास पावर्स होती हैं, आपको पता है, स्ट्राइक की पूरी सब कुछ तरीका है उनके पास, तो उनमें वो सकम कर गई यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला ठीक है यार 10% वेज बढ़ा दो इनके। अब आपको पता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है,
वो भी इमिटेट करेंगे कि यार उनको पैसे ज़्यादा मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे, वो पढ़ा रहे हैं कोई स्पेशल, हम कोई अलग पढ़ा रहे हैं कि हम भी तो पढ़ा रहे हैं। अब ये अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे जोर डालेंगे कि भैया ऐसा है हमारे भी वेज बढ़ाओ, आप कहोगे वो ना बढ़ाएं तो ये होगा। इट इज़ बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट डन एम्प्लॉयर्स फेयर दैट दे माइटली, उनको फिर डर लगेगा कि भाई ये छोड़ जाएंगे और बढ़ाना पड़ेगा। स्केड्यूल वेज चेंजेस एंड कोलास, तो ये वो बेटा कोका कोला नहीं है, ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्रीमेंट कहते हैं इसको। प्रोवाइड्स फॉर एन ऑटोमेटिक इंक्रीज इन द वेज रेट इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे अभी भी हो, तो इस चीज़ को तुम बोलते थे हिंदुस्तान की भाषा में या एशियन कंट्रीज़ की भाषा में इंडेक्सेशन। Wage negotiated under the labor contract are not completely rigid or fixed, rather they change from when a new contract is negotiated. With labor contract, the nominal wage is set at the time of negotiation for duration of the contract. Wage changes during the lifetime of the contract are allowed, but they are set in advance at the time of negotiation. There are two types pre-negotiation. First, there is usually a schedule change that take effect in each year. जैसे एम्प्लॉयर ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हर साल चेंज कर लेंगे, उस टाइम का इन्फ्लेशन देख के तुम्हारे को वेज चेंज कर देंगे। और सेकंड कोला है, कोला मैंने आपको बताया, जैसे ही वेज रेट, जैसे ही इन्फ्लेशन आए चेंज कर दो आप वेज। कोलास आर इंटेंडेड टू हेल्प वर्कर्स मेंटेन देयर रियल वेज। विदाउट कोलास रियल वेज जो है वो इन्फ्लेशन अगर आएगी तो कम हो जाएगा। क्रिटिसिज्म क्या है न्यू केनीजियन अप्रोच का? अरे सर भर भर के। दिस मॉडल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर सजेस्टिंग टू मेनी रीजंस व्हाई वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी. Some of these reasons, like staggered overlapping wage, price contract, have been criticized on the ground that business cycle were common before the rise of labor union. अभी आपने ही बोला ना, लेबर यूनियन की वजह से हो जाता है। 30s और 40 से पहले नहीं थी लेबर यूनियन, तब भी होता था भाई। आजकल वो बच्चे कहते हैं ना कि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, इंटरनेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते। भाई 20 साल पहले भी ऐसे ही बच्चे थे कि हम नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंटरनेट की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो खाली जंगल में भी बैठा होगा नहीं पढ़ेगा। सो टू एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल्स इन एराज और इंडस्ट्रीज वेयर यूनियंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वी मस्ट हैव अदर न्यू केनेजियन एक्सप्लेनेशन दैट डू नॉट रिक्वायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट. सेवरल ऑफ दीज इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट अप्रोच डू नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन. तो जो लेबर यूनियन वाला पॉइंट है वो वैलिड ही नहीं है। ये कह रहे हैं अगर वैलिड होता तो 30-40 के पहले क्यों हो रही थी बिजनेस साइकिल्स. Testing of the new Keynesian approach in its infancy, there is yet no agreement on which of the various sources of nominal and real rigidity have been most important. The degree of wage and price rigidity differs greatly across countries and eras. बिल्कुल भाई, जिन देशों में इंडेक्सेशन होता है वो चेंज नहीं कर पाएंगे जल्दी। यही तो बात हो रही थी कि भाई हम वेज कैसे चेंज करें, वेज चेंज नहीं करेंगे तो हमारा वो कैसे चेंज हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्राइस कैसे चेंज करेंगे रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए। वो कह रहे हैं वेरी करता है यार कंट्री टू कंट्री। अब जिस देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और वेज इंडेक्सेशन नहीं है, वो कर देगा चेंज, तो लेबर एक्सेप्ट भी कर लेगा, कहेगा वियतनाम जैसे देश हैं कितने कम वेज कर लेते हैं लोग काम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अब आते हैं जी सो कॉल्ड सबसे इंपॉर्टेंट DSG मॉडल. सो दीज न्यू मैक्रो मॉडल्स, हाइब्रिड मॉडल कहते हैं इसे, आर गिवन द लेबल डायनामिक, stochastic, जनरल इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो द एडजेक्टिव डायनामिक रेफर्स टू एनी मॉडल इन विच पैसेज ऑफ टाइम इज एक्सप्रेसिड, वो बता देगा 1 year 2 year. और stochastic मीन्स एनी मॉडल दैट सर्टेन, जिसमें दैट कंटेन्स रैंडम वेरिएबल. जनरल इक्विलिब्रियम आपको पता है, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम. सिंपलेस्ट वर्जन जो है ना, किसी कोई भी ले लो, DSG के बहुत मॉडल्स हैं, 3 चीज़ों पे चलते हैं. पहला, रेशनल एक्सपेक्टेशन मान के चलेंगे कंजम्पशन की, जो सेम 3 में किया था, इसलिए इसको IS इक्वेजन भी कहते हैं DSG मॉडल का. सेकंड, फिलिप का जो 3rd सेम में किया था आपने, उसको ये मान के चलता है, वो भी रेशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ. थर्ड, ये मान के चलता है टेलर रूल. टेलर रूल जो अभी आजकल आप कर रहे हो यूनिट 4 में, वही इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नहीं, पता नहीं है, भूल गया. अच्छा, अरे वही इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसी वाले चैप्टर में याद, अब आ गया याद. ठीक है. So basic DSGE model builds in a gradual adjustment of inflation and wage changes to demand and supply shock. By preventing prices and wages from adjusting instantly, it is able to reproduce realistic responses of aggregate output, inflation and interest. तेज नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है changes. Basic shocks that are allowed to create business cycle include shocks to consumer preference, technology, shocks to monetary policy that occur when the Fed deviates from specific Taylor rule. तो shocks कौन कौन से हो सकते हैं बताया गया. बेसिक DSG मॉडल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट चैनल फ्रॉम करंट इनकम टू करंट कंजम्पशन, इसलिए लिक्विडिटी कांस्टेंट को ये नहीं मानता. और असेट बबल्स, कंज्यूमर इंडेटनेस को भी नहीं मानता. असेट बबल्स आप अभी यूनिट 4 में चैप्टर 15 और 14 में देख लेना, अमेरिका का ही एग्जाम्पल है उसमें. और बेसिक DSG मॉडल हैज़ नथिंग टू से अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट टू. तो
दिस मॉडल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर किसी को भी भाई नोट्स चाहिए, पास्ट पेपर्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। फ्री है, पैसे नहीं है, बस फीस मेरी है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए।